कहानी की शुरुआत साल 1944 से होती है। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है। चारों तरफ गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं। यहां हम पैसिफिक ओशन में एलिसन नाम के एक अमेरिकी कप्तान को देखते हैं। दरअसल उसके ग्रुप पर जापानी सैनिकों ने हमला कर दिया था, जिससे एलिसन किसी तरह बचकर एक रबर की नाव राफ्ट तक पहुंचता है और कई दिनों तक समुंदर में भटकता रहता है। एलिसन अकेले ही आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसे एक आइलैंड नजर आता है। यह देखकर वह जल्दी से अपने राफ्ट को आइलैंड की तरफ बढ़ाता है और किनारे तक पहुंचकर राफ्ट को साइड में रख देता है। इसके बाद वह मदद की तलाश में इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे वहां सिर्फ पेड़ पौधे और चट्टानें ही दिखाई देती हैं। तभी उसकी नजर एक चर्च पर पड़ती है। एलिसन जब वहां जाता है तो उसे चर्च के अंदर से निकलती हुई एक कैथोलिक नन दिखाई देती है, जिसका नाम एंजेला है। एंजेला एलिसन को देखकर डर जाती है, पर एलिसन कहता है, डरो मत, मैं अमेरिकन हूं, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। वो एंजेला से पूछता है, यहां कितने लोग रहते हैं? इस पर वह कहती है, मैं यहां अकेली रहती हूं। यह सुनकर एलिसन को यकीन नहीं होता। एंजेला एलिसन को अपने ठिकाने पर ले जाती है और उसे खाना देती है। एलिसन उससे पूछता है, तुम यहां अकेली क्यों रह रही हो? एंजेला कहती है, मैं एक पादरी के साथ इस आइलैंड पर आई थी। हमारे कुछ बुजुर्ग पादरियों को जापानी सैनिकों से बचाकर निकालना था, लेकिन जब हम यहां पहुंचे तब तक जापानी पहले से ही आइलैंड पर आ चुके थे और वे उन पादरियों को पकड़कर अपने साथ ले गए थे। जंग का माहौल देखकर हमने तय किया कि कुछ दिनों तक हम यहीं छिपे रहेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद जिस पादरी के साथ मैं आई थी, उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। तब से मैं यहां पर अकेली रह रही हूं। मेरे लोगों को लगा कि जापानी सैनिकों ने मुझे भी पकड़ लिया है, इसलिए कोई मुझे बचाने नहीं आया। एलिसन भी उसे अपनी कहानी बताता है। वह कहता है, मैं मरीन हूं। हमारे ग्रुप पर जापानी सैनिकों ने हमला किया था और मैं अपनी जान बचाकर किसी तरह यहां तक पहुंचा हूं। इसके बाद एलिसन थोड़ी देर आराम करता है। जब वह उठता है तब देखता है कि एंजेला मोमबत्ती जलाकर भगवान से प्रार्थना कर रही है और ईश्वर से मार्गदर्शन मांग रही है। फिर दोनों बाहर निकलते हैं। एलिसन एक पेड़ पर चढ़कर नारियल और फल तोड़ता है और एंजेला को नीचे देता है, लेकिन एलिसन को प्रोटीन के लिए कुछ और खाने की जरूरत महसूस होती है। तभी उसे समुंदर में एक कछुआ दिखाई देता है। यह देखकर वह रस्सी और लकड़ी लेकर राफ्ट में बैठता है। एंजेला भी उसके साथ बैठती है और दोनों कछुए की ओर बढ़ते हैं। लेकिन एलिसन के लिए कछुए को पकड़ना इतना आसान नहीं होता। वो कोशिश करते करते समुंदर में गिर जाता है, मगर एंजेला की मदद से वह आखिरकार कछुए को पकड़कर दोबारा राफ्ट में आ जाता है। इसके बाद एलिसन आइलैंड पर लौटकर कछुए को पकाता है और खाता है। वो मुस्कुराते हुए एंजेला से कहता है, इस आइलैंड में हमारे पास सब कुछ है। अगर कोई हमें बचाने ना भी आए तब भी हम जिंदा रह सकते हैं। एंजेला उससे पूछती है, तुम्हारे घर में कौन कौन है? एलिसन जवाब देता है, मैं अनाथ हूं। मैंने 14 साल तक अनाथ आश्रम में बिताए हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया, क्योंकि मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था। एंजेला भी उसे बताती है, मैं भी अनाथ हूं। मुझे ईश्वर पर बहुत भरोसा है, इसलिए मैंने नन बनने का फैसला किया। इससे मुझे सुकून मिलता है और मैं लोगों को सही राह दिखाना चाहती हूँ। धीरे धीरे हमें महसूस होता है कि एलिसन और एंजेला दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। एंजेला बहुत शांत स्वभाव की और गहराई से धार्मिक है। वो रोज भगवान से प्रार्थना करती है और हर बात में विश्वास रखती है, जबकि एलिसन भगवान पर ज्यादा भरोसा नहीं करता और उसका स्वभाव थोड़ा सख्त है। अगले दिन एलिसन और एंजेला को आसमान में जापानी लड़ाकू विमान दिखाई देता है। ये देखकर एलिसन तुरंत एंजेला को लेकर छुप जाता है, क्योंकि अगर दुश्मनों ने उन्हें देख लिया तो दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। एलिसन कहता है, हमें कुछ दिनों तक छिपकर रहना चाहिए। मैंने एक गुफा देखी है, वहां रहना ठीक रहेगा। एंजेला को भी यह बात सही लगती है, इसलिए वह एलिसन के साथ गुफा में चली जाती है और दोनों पूरा दिन वहीं रहते हैं। अगली सुबह उन्हें बम के धमाकों की आवाजें सुनाई देती हैं। एलिसन गुफा से बाहर झांक कर देखता है तो पता चलता है कि जापानी विमान आइलैंड पर भयंकर बमबारी कर रहे हैं। ये देखकर एंजेला बहुत डर जाती है और प्रार्थना करने लगती है। एलिसन उसे हिम्मत देता है और शांत करता है। कुछ देर बाद जब विमान वहां से चले जाते हैं, तब दोनों गुफा से बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। उनका घर और चर्च पूरी तरह नष्ट हो चुके होते हैं। उसी समय जापानी सैनिकों की एक टुकड़ी
मौसम विज्ञान का शिविर स्थापित करने के लिए आइलैंड पर पहुंचती है। वे जिस राफ्ट से एलिसन यहाँ आया था उसे भी नष्ट कर देते हैं। उन्हें देखकर एलिसन और एंजेला फिर से गुफा में छुपने को मजबूर हो जाते हैं। उनके आसपास जापानी सैनिक गश्त कर रहे होते हैं। यह देखकर एलिसन सतर्क हो जाता है और एंजेला को एक कोने में छिपने को कहकर खुद चाकू लेकर तैयार हो जाता है। लेकिन वे सैनिक गुफा के अंदर नहीं आते और कुछ देर बाद वहां से चले जाते हैं। इस पर एंजेला कहती है, मुझे लगता है मुझे खुद को जापानी सैनिकों के हवाले कर देना चाहिए। शायद मेरे जैसी नन को वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इससे तुम्हें मौका मिलेगा यहां से भागने का। वह यह भी कहती है, हमारे पास खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन एलिसन उसकी बात नहीं मानता और सख्ती से कहता है, नहीं, हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। हमें यहीं छिपे रहना होगा। शाम को एलिसन गुफा से बाहर निकलता है। वह देखता है कि जापानी सैनिकों ने आइलैंड पर कई कैंप लगा लिए हैं। उनसे बचते हुए वह दूसरी ओर मछली पकड़ने चला जाता है। लेकिन तभी कुछ सैनिक उसे देख लेते हैं। तब एलिसन तुरंत मरा हुआ होने का नाटक करता है। यह देखकर सैनिकों को कोई शक नहीं होता और वे वहां से चले जाते हैं। इसके बाद एलिसन मछली पकड़कर वापस गुफा में आता है और एंजेला के साथ मछली खाने बैठ जाता है। लेकिन एंजेला ने नन बनने के बाद से मछली खाना छोड़ दिया था, मगर अब उनके पास खाने को और कुछ नहीं था, इसलिए उसे मजबूरी में मछली खानी पड़ती है। कच्ची मछली उससे नहीं पचती और वह उल्टी कर देती है। फिर वह बिना कुछ खाए चुपचाप सोने चली जाती है। कुछ देर बाद जब एंजेला गहरी नींद में होती है, तब एलिसन चुपके से गुफा से बाहर निकलता है और जापानी सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखने लगता है। वह अपने चेहरे पर काला रंग मल लेता है ताकि अंधेरे में कोई उसे पहचान न सके। जब उसे मौका मिलता है, वह धीरे से उनके कैंप में घुस जाता है और खाने का सामान एक बैग में भरने लगता है। तभी अचानक एक सैनिक वहां आ जाता है, जिससे एलिसन को वहीं छिपकर खामोश रहना पड़ता है। उसे भागने का मौका नहीं मिलता और स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। वह मजबूरन पूरी रात वहीं छिपा रहता है। अगली सुबह जब सभी जापानी सैनिक कैंप के बाहर ट्रेनिंग में व्यस्त होते हैं, तब एलिसन धीरे धीरे बैग लेकर बिना दिखे बाहर निकलता है और एक सुरक्षित जगह जाकर छिप जाता है। उधर जब एंजेला जागती है और गुफा में एलिसन को नहीं पाती, तो वह घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद एलिसन मारा गया है, जिससे वह रोने लगती है। वहीं एलिसन जापानी सैनिकों से बचते हुए आखिरकार गुफा में वापस लौट आता है। उसे सही सलामत देखकर एंजेला बहुत खुश हो जाती है। एलिसन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं खाने के लिए कैंप में गया था। लेकिन एंजेला नाराज होकर कहती है, तुम मुझे बताए बिना चले गए। मैं बहुत डर गई थी। एलिसन शांत होकर जवाब देता है, माफ करना, अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। अगले दिन एलिसन एंजेला को एक फूल और एक कंघी गिफ्ट करता है, जिसे देखकर एंजेला के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह एंजेला से पूछता है, क्या तुम अपनी नन जैसी जिंदगी छोड़कर एक सामान्य नॉर्मल जिंदगी नहीं जीना चाहती? इस पर एंजेला बताती है कि उसने अभी तक अपनी अंतिम प्रतिज्ञा, फाइनल वाव, नहीं ली है। वह कहती है कि नन बनने के लिए 5 साल का समय दिया जाता है, ताकि कोई भी सोच समझकर अपना निर्णय ले सके, और वह अब भी उस फैसले पर पूरी तरह अडिग नहीं है। दरअसल एलिसन को अब एंजेला पसंद आने लगी है, इसलिए वह नहीं चाहता कि एंजेला पूरी तरह नन बन जाए। तभी उन्हें बाहर से आवाजें सुनाई देती हैं। दोनों बाहर जाकर देखते हैं कि जापानी सैनिक द्वीप छोड़कर जा रहे हैं। यह देखकर दोनों को बहुत खुशी होती है। अब जापानी कैंप में छोड़ा गया सामान देखकर उन्हें लगता है कि खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसके बाद एलिसन एंजेला को बताता है कि वह बचपन से बहुत अकेला रहा है। उसने कई मुश्किलें झेली हैं, लेकिन अब वह उसके साथ खुश रहना चाहता है। वह कहता है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम नन बनने का इरादा छोड़ दो और युद्ध खत्म होने के बाद मुझसे शादी कर लो। यह सुनकर एंजेला चौंक जाती है और कहती है, मैंने खुद को ईश्वर को समर्पित किया है। मैं अपने ईश्वर को धोखा देकर किसी और के साथ नहीं रह सकती। यह सुनकर एलिसन को बहुत दुख होता है, पर वह शांत होकर कहता है, अगर मेरी बातों से तुम्हें ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ कर दो। रात को दोनों खाना खाने के बाद बैठे होते हैं। तभी एलिसन को जापानी शराब की एक बोतल मिलती है और वह ज्यादा पी लेता है। नशे में वह एंजेला की प्रतिज्ञाओं का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है, हम भी तो एडम और ईव की तरह इस द्वीप पर फंसे हुए हैं। यह सुनकर एंजेला बहुत दुखी हो जाती है और बारिश में जंगल की ओर भाग जाती है। वह ठंड में वहीं गिरकर सो जाती है। एलिसन उसे ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं नहीं पाता।
अगली सुबह वह बेहोश हालत में एंजेला को पाता है। वह उसे गोद में उठाकर कैंप की ओर ले जाने लगता है। तभी उसे दिखता है कि जापानी सैनिक वापस लौट आए हैं। इसलिए वह तुरंत एंजेला को लेकर गुफा में चला जाता है, जहां उसकी हालत और बिगड़ जाती है। फिर एलिसन अपनी जान जोखिम में डालकर जापानी कैंप में घुसता है और कंबल और दवाइयां चुराने लगता है। लेकिन तभी एक सैनिक उसे देख लेता है, जिससे बचने के लिए एलिसन उसे चाकू मार देता है और लाश छिपा देता है। वापस आकर वह जल्दी से एंजेला के गीले कपड़े बदलता है, उसे दवा देता है और पहली बार खुद ईश्वर से प्रार्थना करता है। अगली सुबह जब एंजेला को होश आता है, तो वह पूछती है, मेरे कपड़े किसने बदले? तब एलिसन बताता है कि उसकी हालत देखकर उसने ही बदले थे। वह फिर माफी मांगता है और कहता है, कल मैंने जो कुछ भी कहा, वो नशे में कहा था। एंजेला उसे माफ कर देती है। तभी उन्हें बाहर से बम की आवाजें सुनाई देती हैं। एलिसन बाहर जाकर देखता है, तो पता चलता है कि आइलैंड पर जापानी सैनिकों ने फिर से बमबारी शुरू कर दी है। एलिसन ने सैनिक को मार दिया है। यह बात जापानी सैनिकों को पता चल जाती है। अब वे एलिसन को मारने के लिए चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। एलिसन जब एंजेला को बताता है कि जब मैं चादर लेने गया था, तो एक सैनिक ने मुझे देख लिया था, मुझे आत्मरक्षा में मारना पड़ा, तो यह सुनकर एंजेला बहुत दुखी हो जाती है और भगवान से माफी मांगती है। इसी बीच कुछ जापानी सैनिक गुफा के पास खोजते हुए आ जाते हैं। उनमें से एक कहता है, अगर कोई अंदर है तो बाहर आ जाओ, नहीं तो हम ग्रेनेड फेंक देंगे। अब एलिसन और एंजेला के पास दो ही विकल्प होते हैं, या तो सरेंडर कर दें या ग्रेनेड से मर जाएं। दोनों बहुत डर जाते हैं। एंजेला प्रार्थना करने लगती है। उन्हें लगता है कि अब उनकी मौत निश्चित है। तभी बाहर जोरदार बमबारी होती है और जापानी सैनिक जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। एलिसन समझ जाता है कि अमेरिकी सेना ने आइलैंड पर बमबारी शुरू कर दी है। एलिसन और एंजेला गुफा से बाहर आकर देखते हैं कि अमेरिकी विमान जापानी सैनिकों पर बमबारी कर रहे हैं। ये देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। एलिसन कहता है, अमेरिकी सैनिकों के लिए लैंडिंग आसान नहीं होगी, क्योंकि जापानी सैनिक 4 तोपें अपने साथ लेकर आए थे और उन्हें आइलैंड पर अच्छी तरह बिछा दिया गया है। इसीलिए मुझे इन तोपों को निष्क्रिय करना होगा। एलिसन एंजेला से कहता है, ईश्वर भी यही चाहते हैं कि मैं अमेरिकी सैनिकों की मदद करूं। एंजेला उसे जाने की अनुमति दे देती है। एलिसन गुफा से बाहर निकलता है और देखता है कि ज्यादातर जापानी सैनिक मारे जा चुके हैं। वह खुद को बमों से बचाते हुए दौड़ता है और एक एक करके तोपों को निष्क्रिय करता है। इस दौरान वह बमबारी से घायल हो जाता है, लेकिन रुकता नहीं है। किसी तरह वह सभी तोपों को निष्क्रिय कर देता है, जिससे कई अमेरिकी सैनिकों की जान बच जाती है। इसके बाद अमेरिकी नौसेना बमबारी रोक देती है और एंजेला गुफा से बाहर आती है। वह एलिसन को घायल देखकर उसका इलाज करने लगती है। एलिसन एंजेला से कहता है, अब हमारा अलग होने का समय आ गया है और शायद हम फिर कभी ना मिल पाएं। यह सुनकर एंजेला कहती है, चाहे मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी ना बिता सकूं, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल के करीब रहोगे। इसके बाद अमेरिकी नौसेना आइलैंड पर लैंड करती है और अपना झंडा फहराती है। जब नौसेना का कप्तान एलिसन को जिंदा देखता है, तो वह चौंक जाता है, क्योंकि उन्हें लगा था कि एलिसन मारा गया है। वह एलिसन को स्ट्रेचर पर लेटाकर ले जाने लगते हैं और उसके पीछे एंजेला भी चलती है। एलिसन ने कभी भी एंजेला पर अपने प्यार का दबाव नहीं डाला और उसके नन बनने के फैसले की पूरी इज्जत की। वहीं एंजेला भी एलिसन को समझती है। इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है।